अपनी पुस्तक गूंज की अंतिम कहानी जीवन रस का भाग 1 आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम। सदियों पहले जब पृथ्वी पर जीवन का आगमन हुआ, उस वक्त मनुष्य जाति शक्ति की उपासना करती थी, स्त्रियां प्रकाश की उपासना करती और इनके शरीर की लंबाई 6 से 8 फीट के लगभग होती थी। उस समय जो वीर शक्ति का अनुपम प्रदर्शन करता, उसी के साथ सुंदर स्त्री अपना जीवन व्यतीत करती। जो जितना शक्तिशाली होता, उसके पास स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती थी। उस वक्त एक मनुष्य जात हिम पहाड़ी पर निवास करती, तो दूसरा जात समतल भूमि पर। अक्सर सावन के महीने में ये जातियां तपोभूमि में एकत्रित हो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते। कुशल वीर ही सुंदर स्त्रियों का चुनाव करते थे। ये देख हिमपुरी के महाराज हिमतोष दुखद प्रकट करते हुए, हिमतोष, इस तरह से युद्ध करके स्त्रियों का चुनाव करना शोभा नहीं देता, इसलिए स्त्रियों का अपमान करना बंद करिए। परिग्रह, वैसे भी फूलों का हार वीर के ऊपर ही शोभा देता है, तो जैसे कायर पर नहीं। हिमतोष, मैं कायर नहीं, बल्कि एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रत्येक योद्धा के पास 20-20 स्त्रियां हैं। हमारे बीच योद्धाओं के बीच में सिर्फ एक स्त्री, इस तरह के तो हमारे वंश का समाप्त हो जाएगा। परिग्रह, राजन, हिमतोष, नामर्दों का अपने वंश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी क्रोध में राजन का बेटा भैरव युद्ध के मैदान में कूद ललकारने लगता है। भैरव, राजन, आ जाओ युद्ध के मैदान में, अब भुजाओं के बल से तुम्हारा स्वागत करेंगे। परिग्रह, अभी तो तेरी उम्र महज 16 साल की है, तो क्यों इन भुजाओं को खोना चाहता है। भैरव, इस भूल में मत रहिए राजन, इन भुजाओं से तुझे पूरी तरह उठा सकता हूं। परिग्रह, बच्चा, मेरे शब्द का इम्तिहान मत ले, वरना तेरे आंखों की रोशनी बुझ जाएगी। तभी प्रतोष की पत्नी शशिकला समझाते हुए, शशिकला, राजन, अभी बच्चा नादान है, इस पर रहम करिए। परितोष, जाओ भैरव, तुम खुश नसीब हो, रानी का उपहार समझो तो धरती पर अब भी खड़ा है। तब तक हिमतोष अपने बेटे को गले लगा समझाते हुए, हिमतोष बेटा, तुम्हारी शक्ति शांति में ही छिपी है, तो सो धैर्य रखिए, हमारे भी दामन में खुशियों का फूल जरूर गिरेगा। भैरव, जी पिताजी। तत्पश्चात अपने सैनिक गढ़ के साथ हिमराज हिमतोषपुरी पहुंचते हैं। रानी उज्ज्वला मुस्कुराते हुए आवभगत करती है। उच्छल रानी को गले लगा, हिमराज हिमतोष, रानी उज्ज्वला, मुझे क्षमा करना, इस बार भी विजय हार तुम्हें भेंट नहीं दे पाया। उज्ज्वला, महाराज कोई बात नहीं, शांति ही हमारा सबसे बड़ा शक्ति कवच है, सो मैं विजय हार जरूर पहनूंगी। माँ की बातें सुन भैरव, माँ, राजन प्रग्रह के रक्त से अपनी पूरी सजाऊंगा। हिमतोष, बेटा, क्रोध में शक्ति क्षीण होती है, सो धैर्य से काम लो। उसकी बातें सुन आवेश में सेनापति रुद्रदामन, महाराज, धैर्य ने हम सबके जीवन में दुखों का अंबार खड़ा कर दिया है, आखिर कब तक इस अग्नि को अपने अंतर मन में लिए रहेंगे। सेनापति की बातों का समर्थन करते हुए मंत्री सफल, हाँ महाराज, आखिर कब तक पत्थरों की बरसात सहते रहेंगे। हिमतोष, जब तक के पत्थर फूल न बन जाए। भैरव, पिताजी, ऐसी आशा हमें कमजोर बना देगी। उज्ज्वला, बेटा, कमजोर तो वे लोग हैं जो पाप की वर्षा में स्नान करते हैं, तुम तो आशावान और कमजोर की बातें तुम्हें मुख से शोभा नहीं देता। भैरव, ठीक है माँ, आपके वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म है, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहते हुए घोड़ों पर सवार हो भैरव जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार थोड़ी ही देर में रिमझिम झील के पास पहुंच अश्व को रास्ते में छोड़ झील के नीचे उतरता है। तभी राजन परितोष की पुत्री कल्पना वहां पहुंचती है और तेजी से चिल्लाते हुए, कल्पना, कौन है
वो नासमझ जिसने कल्पना के रास्ते में अश्व खड़ा किया है। राजकुमारी के बातों का भैरव पर नजरअंदाज कर देता है। कल्पना, पल्लवी, जरा आवाज दो, नहीं तो इसके रगों में बहता हुआ खून झील की लहरों से मिल जाएगा। पल्लवी, अरे नासमझ, जल्दी कर, अपना वश रास्ते से दूर कर। आखिरकार भैरव वहां पहुंच अपने वश को रास्ते से दूर करता है। तभी क्रोध में राजकुमारी कल्पना, भैरव, आज के बाद यदि मेरे साथ यह दोबारा हुआ तो समझना तुम्हारा हिमपुरी लाल बर्फ में तब्दील हो जाएगा। भैरव, तुम स्त्री हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम का वास ही शोभा देता है। कल्पना, यदि मैं यह कहूं कि मेरे हृदय में तुम्हारा कटा हुआ सर रखा है तो? भैरव, तो मेरी निगाह में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। कल्पना, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हें तो क्रोध ही नहीं आता। भैरव, मैं तो समुद्र के पास खड़ा हूं जिनकी लहरें क्रोध की अग्नि को उठाने ही नहीं देती। इतना कहते हुए राजकुमार भैरव अपने अक्ष पर सवार हो चला जाता है। उधर पल्लवी राजकुमार कल्पना को समझाते झ- झकझोरते हुए, पल्लवी, अरे राजकुमारी, कहाँ खो गई, चलो महल, वैसे भी शाम ढलने को है। कल्पना, न जाने इसकी आंखों में से ऐसे कौन सी प्रेम वर्षा होती है जिससे मेरा हृदय आनंद से झूमने लगता है। पल्लवी, संभालो अपने आप को, कहीं कल्पना में स्वयं को न भूल जाओ। तत्पश्चात रथ पर सवार हो पुनः देवपुरी अपने महल में प्रवेश करती है। राजन मुस्कुराते हुए परिग्रह, पुत्री, शाम ढलने से पहले महल आ जाना चाहिए। कल्पना, पिताजी, अंधेरा भी आपका सेवक है, इससे मुझे कोई हानि नहीं। परिग्रह, बात अंधेरे की नहीं है, वहां हिमपुरी वासियों का भी आना जाना है, उनसे सतर्क रहना। कल्पना, पिताजी, आपका खौफ उनके हृदय में व्याप्त है, इसलिए हिमपुरी वासी भूल से भी ऐसे भूल नहीं करेंगे। तभी मुस्कुराते हुए ससकला, राजन, ये आपकी पुत्री है, अब मृत्यु भी इसकी राह से दूर भाग जाती है। आखिरकार मुस्कुराते हुए कल्पना अपने भवन में चली जाती है। अगली सुबह राजकुमारी कल्पना अपने सेनापति भंवर के पास पहुंचती है। कल्पना, सेनापति भंवर, एक आवश्यक कार्य तुम्हें करना है। भंवर, राजकुमारी, आदेश दीजिए। कल्पना, राजकुमारी, भैरव रिमझी झील के पास सैर करना आता है, उस वक्त मैं उसे अपने बातों में उलझाए रखूंगी और उसी दौरान ऊपरी शिखर से बड़ी चट्टान ढकेल देना। भंवर, राजकुमारी, समझो, कार्य हो गया। तभी घबराते हुए मंत्री सुकांतु, इससे तो राजकुमार भैरव की जान जा सकती है। कल्पना, उसकी जान देवपुर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इतना कहते हुए अपने रथ पर सवार हो सीधे रिमझिल के पास पहुंचते हैं। पहले से मौजूद भैरव को देख कल्पना अपने सेनापति को इशारा देते हुए, तभी ये देख पल्लवी, राजकुमारी, भैरव एक नेक इंसान है। कल्पना, नेक इंसान से पहले वो प्रतिद्वंदी है। तत्पश्चात राजकुमारी भैरव के पास पहुंच बातों बातों में अपनी तरह आकर्षित करते हुए कल्पना, भैरव, तो जैसा वीर हिमपुरी में शोभा नहीं देता। भैरव, तुम जैसे रूपवान देवपुरी में शोभा नहीं देते। कल्पना, तो इस कल्पना को हकीकत में बदलिए, ले चलिए मुझे अपनी दुल्हन बनाकर। भैरव, तो ठीक है, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूं। तभी सेनापति भवन चट्टान को ढकेलता है और घड़घड़ाहट की आवाज सुन भैरव, कल्पना, भागो यहाँ से, चट्टान तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी भागते वक्त लड़खड़ाहट में कल्पना गिर जाती है। ये देख राजकुमार भैरव चट्टान के सामने आप भुजाओं से रोक देता है। अतुलनीय शक्ति की वजह से उसके भुजाओं की मांसपेशी फट जाता है, जमीन पर खून की धाराएं बहने लगती है। ये देख भावुक हो कल्पना, यह रक्त मेरे लिए मत बहाइए भैरव, मेरा हृदय इस रक्त का दोषी है। भैरव, चिंता मत करिए, बहते हुए रक्त से वो दोष भी समाप्त हो जाएगा। आखिरकार अनुपम पराक्रम के बदौलत चट्टान को झील की तरफ फेंक देता है।
उस क्षण कल्पना आतुर हो प्रेमावेग में भैरव की छाती से लिपट जाती है। ये देख सेनापति भंवर, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं। उस क्षण मोती जैसे टपकते हुए आंसुओं को भैरव होठों से चूमते हुए, भैरव, कल्पना, इन आंखों की खूबसूरती आंसुओं के रूप में बहना शोभा नहीं देता। कल्पना, काश से बहते हुए आंसू इन जख्मों को ठंडक पहुंचा देते तो मेरा हृदय भी व्याकुल व्याकुलता शांत हो जाता। भैरव, राजकुमारी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहता हुआ रक्त एक वीर की शोभा है। तभी मुस्कुराते हुए पल्लवी, राजकुमारी सब्र रखिए, आखिर बाहों में कल्पना को कब तक जकड़े रहेंगे। वैसे भी इस चांद पर तुम्हारे प्रेम का ग्रहण लग चुका है। कल्पना, पल्लवी, इतना सोचकर ठीक नहीं है। पल्लवी, सोच कर ना बोलो तो समय का ख्याल नहीं रहेगा। चलिए रानी, माँ इंतजार कर रही होगी। कल्पना, अरे हाँ मेरे प्रीतम, मुझे जाना होगा। भैरव, तो ठीक है जाइए, पर सुबह की रोशनी मेरे हृदय पर कब पड़ेगी। कल्पना, अब तो हमारे अंतर्मन की रोशनी आप ही हैं। इतना कहते हुए राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने रथ पर सवार हो चली जाती है। महल पहुंचते ही राजकुमारी कल्पना अपनी माँ के गले लग मुस्कुराते हुए, कल्पना, माँ, आज खुशी की लहरों से मेरा हृदय डूबा जा रहा है। शशिकला, पहले ये बता, ये तेरे चेहरे पर रक्त भरे, तू ठीक तो है। कल्पना, माँ, एक वीर का रक्त है जिसने मेरे चेहरे की लालिमा और भी बढ़ गई है। इतना कहते हुए अपने शयन कक्ष में चली जाती है। अगली सुबह कल्पना पल्लवी के साथ रथ पर सवार हो सीधे हिमपरी की सीमा पर पहुंचती है। वो क्षण चारों तरफ से सैनिकगण घेर लेते हैं। रुद्ररामन, बिना इजाजत के की सीमा को लागना अपराध है। कल्पना, सेनापति, तुम्हें नहीं मालूम तुम हिमपरी की रानी से बात कर रहे हो। रुद्रदामन, आए स्त्री, अपनी जबान को लगाम दे, कहीं ये शब्द तेरे जीवन के अंतिम शब्द न बन जाए। कल्पना, तो ठीक है, मुझे ले चलिए राजकुमार भैरव के पास। रुद्रदामन, सैनिक को ले चलो इन्हें। तत्पश्चात सेनापति रुद्रदामन महल के सामने पहुंच आवाज देते हुए, रुद्रदामन, राजकुमार भैरव, तत्क्षण बाहर आइए। सेनापति की आवाज सुन महाराज हिमतोष, रानी उज्ज्वला अपने बेटे भैरव के साथ महल से बाहर आते हैं। तभी राजकुमार की निगाह कल्पना पर पड़ते ही भैरव, अरे राजकुमारी, तुम यहाँ आइए, आपका हिमपुरी में स्वागत है। इतना सुनते ही सेनापति रुद्रदामन, राजकुमार, क्या आपके मालूम है ये महाराज परिग्रह की पुत्री है। भैरव, सेनापति, बस इतना समझो कि कल्पना की यादों में मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। तभी महारानी उज्ज्वला, चलो पुत्री, अब उस वक्त का इंतजार है जब महल की शोभा तुम बनोगी। इतना कहते हुए गले लगा लेती है। हिमतोष, राजकुमारी के स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उज्ज्वला, इस बात की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात राजकुमारी पल्लवी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती है। उज्ज्वला, अरे राजकुमारी, ये क्या, थोड़ा और लीजिए। कल्पना, नहीं रानी माँ, बस बहुत हो गया। पल्लवी, अरे राजकुमार, छिप कर क्या देख रहे हो। इतना सुनते ही सकपकाते हुए भैरव, नहीं जी, भला अपने महल में कोई क्यों छिपेगा। पल्लवी, राजकुमारी, अपनी सूरत दिखा दीजिए, वरना ये प्रेमी रात भर सो नहीं पाएगा। इतना सुनते ही सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। उस दौरान सैनिक बेस में देवपुर का गुप्तचर लखबीर इसकी सूचना देने के लिए परिग्रह के पास पहुंचता है। लखबीर, महाराज की जय हो। परिग्रह, कहिए लखबीर, क्या सूचना है। लखबीर, महाराज, राजकुमारी कल्पना का हिमपुरी के महल में स्वागत देख हैरानी हो रही है। परिग्रह, क्या तुम होश में तो हो, भला मेरी पुत्री वहां क्यों जाएगी। तब तक राजकुमारी भी पहुंच जाती है। ये देख महाराज परिग्रह, पुत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम्हारी हिमपुरी जाने की वजह क्या है। कल्पना, पिताजी, मेरी वजह से शक्ति और प्रेम का मिलन हो जाए तो प्रत्येक हृदय में आनंद की वर्षा होना तय है। परिग्रह, पुत्री, ऐसा संभव नहीं है, हमारा मिलन हिमपुरी वासियों से शांत हो ही से हो, यह संभव है।
कल्पना, राजकुमारी, पिताजी, प्रेम आत्मा की खुराक है, इससे वंचित होकर हम आनंद से दूर हो जाते हैं। परिग्रह, बहुत हो गया, ले जा इसे, और आज के बाद इसका बाहर जाना बंद। शशिकला, महाराज आप धैर्य रखिए, अभी पुत्री नादान है, हो सके तो उसे क्षमा करिए। परिग्रह, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सेनापति भंवर का आगमन होता है। देखते ही महाराज परिग्रह, सेनापति, जाओ, हिमतोष से कहना कि तपोभूमि पर मेरा समूह उनका इंतजार कर रहा है। भंवर, जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सर झुकाकर महाराज का अभिनंदन कर सीधे हिमपुरी के लिए रवानगी लेते हैं। और थोड़ी ही देर में महाराज हिमतोष के दरबार में पहुंच सेनापति भंवर, महाराज की जय हो। हिमतोष, कहिए भंवर, कैसे आना हुआ। भंवर, तपोभूमि पर महाराज परिग्रह आपका इंतजार कर रहे हैं। हिमतोष, तो ठीक है, चलिए मैं पहुंच रहा हूं। तभी रानी उज्ज्वला, मुझे भी आपके साथ चलना है। भैरव, पर अचानक ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। रुद्रामन, महाराज परिग्रह का कोई भरोसा नहीं, हम अपनी सेना के साथ चलेंगे, सफल यही उचित होगा। हिमतोष, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में महाराज हिमतोष अपने समूह के साथ तपोवन पहुंच जाते हैं। देखते ही महाराज परिग्रह, आइए हिमतोष, आपका स्वागत है। हिमतोष, कहिए, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह। परिग्रह, मुझे आज ही मालूम हुआ कि भैरव मेरे पुत्री को पसंद करता है, तो मैं चाहता हूं कि महाराज अपनी वीरता सिद्ध करे, तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह भैरव से करूंगा। तभी क्रोध में राजकुमार भैरव, महाराज, क्यों, मुझ जैसे वीर का सम्मान अपने तलवार से करिए। परिग्रह, मेरा तलवार सिर्फ महाराज हिमतोष का सम्मान करना चाहेगी। हिमतोष, तलवार की धार पर प्रेम का जन्म नहीं होता, अब भी वक्त है, इस प्रेम से सारी नफरत का अंत कर दो। परिग्रह, ये मत भूलो, तुम महाराज के हो, कायरता तुम्हारे हृदय में शोभा नहीं देती। हिमतोष, मैं कायर नहीं हूं, बल्कि प्रेम के लिए हजारों बार अपना सिर कटवा सकता हूं। तो परिग्रह, तो फिर क्यों डरा रहे हैं, आइए मुझसे मुकाबला करिए। यदि विजय आपकी हुई तो निश्चय ही शस्त्र फेंक दूंगा, यदि मेरी हुई तो रानी उज्ज्वला सदा के लिए मेरी हो जाएगी। इतना सुनते ही क्रोध में अपनी तलवार निकाल युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। अब इस कहानी के आगे का भाग आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा।